तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द बुने गए उस पूरे जाल को सुलझाने वाले हैं। मतलब वो सैन्य कार्रवाइयां, कूटनीतिक चालें और वो सब कुछ जिसने उस वक्त पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भूचाल ला दिया था। सच कहूं तो ये कोई आम बॉर्डर क्लैश नहीं था, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी थीं। अब यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सवाल सामने आता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हम सच में एक न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े थे? देखिए, उस दौरान इंटरनेट पर जो अफवाहें उड़ी और यहाँ तक कि चीन की तरफ से जो रिपोर्ट्स आईं, उन्होंने तो पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थीं कि शायद मामला अब न्यूक्लियर एस्केलेशन तक पहुंच चुका है। लेकिन इन सनसनीखेज दावों की हकीकत क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले ग्राउंड रियलिटी और टाइमलाइन को देखना होगा। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल के उस भयानक आतंकी हमले से। फिर इसका सीधा और कड़ा जवाब दिया गया 6 और 7 मई को, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। और फाइनली इस भारी तनाव के बाद 10 मई को सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हुआ। इस पूरे मिलिट्री एक्शन की जो असल वजह थी वो बेहद दर्दनाक थी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला होता है। 26 मासूम जानें चली गईं और इनमें से ज्यादातर वो टूरिस्ट थे जो बस वहां छुट्टियां मनाने गए थे। इसी एक ट्रेजेडी ने आगे चलकर उस बड़े सैन्य संघर्ष का ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद जो हुआ उसका स्केल, मतलब उसका पैमाना सच में बहुत बड़ा था। भारत ने बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट जैसे इलाकों में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर बिल्कुल सटीक स्ट्राइक की। अब जैसे ही पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया, भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। इस एक मूव से उनके मोबाइल कमांड सेंटर्स बिल्कुल ठप पड़ गए। खैर, ये तो हुए वो मिलिट्री फैक्ट्स जो ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज सवाल पर जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। क्या भारत ने वाकई किसी पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था? उस वक्त सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लगी हुई थी। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि कैराना हिल्स पर कोई सीक्रेट स्ट्राइक हुई है, रेडिएशन लीक होने और रहस्यमयी भूकंप आने की बातें हवा में तैर रही थीं। और इन सब में जो सबसे मिस्टीरियस एंगल था वो था इजिप्ट यानी मिस्र का एक प्लेन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बोरॉन लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। और बोरॉन कोई आम केमिकल नहीं है, इसका सीधा इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्शंस को रोकने या दबाने के लिए होता है। अब ये अफवाहें सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहीं। इन्हें सबसे बड़ी हवा तब मिली जब चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी 2025 की ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन रिपोर्ट छापी। पूरे 88 पन्नों की इस ऑफिशियल रिपोर्ट में बाकायदा ये दावा ठोक दिया गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स के बिल्कुल पास हमला किया है, खासकर कैराना हिल्स और सरगोधा एयरबेस के करीब। जाहिर है इतने बड़े दावे पर रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन इन रिएक्शंस का कॉन्ट्रास्ट देखिए। इंडियन मिलिट्री ने कैराना हिल्स पर किसी भी तरह की स्ट्राइक से साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिकी विदेश विभाग से पूछा गया कि क्या उन्होंने रेडिएशन चेक करने के लिए कोई टीम भेजी थी, तो उनका जवाब बड़ा ही गोलमोल था। उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। और इसी कन्फ्यूजन ने अफवाहों को और ज्यादा भड़का दिया। अब इस नंबर को देखिए, 170। अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास लगभग 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जरा सोचिए, जब दो पड़ोसी देशों के बीच इस लेवल का मिलिट्री एक्शन चल रहा हो और दोनों के पास इतनी भारी मात्रा में परमाणु हथियार हों, तो दाव कितने बड़े हो जाते हैं। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है कि एक छोटी सी गलती के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते थे। इस भारी टेंशन को गहराई से समझने के लिए दोनों देशों की न्यूक्लियर पॉलिसी यानी सिद्धांत पर नजर डालना जरूरी है। भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, किसी भी तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त भी नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी अलग है। वो अपनी सेल्फ डिफेंस के नाम पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को कभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल कैच है जो हमें समझना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार डिसअसेंबल्ड यानी अलग अलग हिस्सों में रखे जाते हैं। इसका मतलब है कि वॉरहेड कहीं और होता है और उसे फायर करने वाली मिसाइल कहीं और। लॉन्च करने से पहले उन्हें एक साथ जोड़ना यानी असेंबल करना पड़ता है।
तो जो लोग रातों रात न्यूक्लियर वॉर शुरू होने की बातें कर रहे थे, उन्हें ये समझना चाहिए कि अचानक या गलती से कोई मिसाइल फायर हो जाना बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रोसेस है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, ये वो संभावित ठिकाने हैं जहां से इन हथियारों को डिलीवर किया जा सकता है। हवा से मार करने के लिए मिराज जेट्स और जमीन से मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मिसाइलों के अड्डों में से एक सरगोधा है, और ये बेस ठीक उसी कैराना हिल्स के बहुत करीब है जिसका जिक्र उस चीनी रिपोर्ट में बार बार हो रहा था। पर चलिए थोड़ा रणनीतिक लॉजिक लगाते हैं। कैरा हिल्स इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर हैं। जरा सोचिए, ये दूरी बहुत ही कम है। अगर वहां कोई परमाणु धमाका होता या भारत वहां जानबूझकर हमला करता, तो उसका सारा रेडियोएक्टिव फॉलआउट यानी रेडिएशन उड़कर सीधे भारत के अंदर आ जाता। कोई भी देश अपने ही ऊपर ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा? ये सिंपल सा तर्क इस पूरी अफवाह को वहीं का वहीं खत्म कर देता है। इसीलिए ये बार बार क्लियर किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का डिजाइन पूरी तरह से नॉन एस्केलेटरी था। इसका मकसद आतंकवाद को सटीक जवाब देना था। किसी न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर स्ट्राइक करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी इस पूरे ऑपरेशन के बेसिक मिलिट्री पर्पस के बिल्कुल खिलाफ जाता है। अब इस पूरे समीकरण में चीन की कूटनीति क्या थी? चलिए चीन के इस कूटनीतिक शतरंज के खेल को थोड़ा करीब से एनालाइज करते हैं। तो भारत की 7 मई की मिलिट्री स्ट्राइक पर चीन के विदेश मंत्रालय का रिएक्शन क्या था? उन्होंने सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिग्रेटेबल, यानी खेदजनक, और साथ ही 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच की मांग कर डाली। जियोपॉलिटिक्स में शब्दों का ये नपा-तुला चुनाव बहुत कुछ कह जाता है। चीन की स्टेटमेंट्स में एक और बहुत ही सूक्ष्म बात थी। उन्होंने जानबूझकर भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलते हुए दक्षिण एशिया के समान रूप से महत्वपूर्ण देश कहा। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि अपनी भाषा के जरिए इस पूरे रीजन में शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी। और अगर हम चीन के सरकारी मीडिया जैसे शिन्हुआ और चाइना डेली की बात करें, तो उनका खेल और भी दिलचस्प था। उन्होंने पाकिस्तान के नुकसान और उनकी सेना की कथित सफलताओं को तो खूब बढ़ा चढ़ाकर छापा, लेकिन पहलगाम हमले के मासूम पीड़ितों के लिए कोई संवेदना नहीं जताई। यहाँ तक कि आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी सेना की तस्वीरें भी उनके मीडिया से पूरी तरह गायब कर दी गईं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनकी संपादकीय सहानुभूति किस तरफ झुकी हुई थी। सीज फायर के बाद जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों में फोन घुमाया, तो उनका टोन बिल्कुल बदल चुका था। पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना जताई और उनकी संप्रभुता के सपोर्ट का पूरा भरोसा दिया। लेकिन जब भारत से बात हुई, तो उन्होंने बस संयम बरतने की तारीफ की। पहलगाम के आतंक पीड़ितों के लिए संवेदना का कोई ऑफिशियल जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद चीन पर्दे के पीछे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी दे रहा था। एक तरफ तो उनकी रिपोर्ट्स भारत और अमेरिका के क्वाड सहयोग पर कड़ी नजर रखे हुए थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 28 अप्रैल को मानसरोवर यात्रा खोलने को कंफर्म कर दिया। मतलब इतनी टेंशन के बीच भी चीन नहीं चाहता था कि भारत के साथ उसके द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य होने की जो गति है वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाए। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर बिना सिर पैर की अफवाहें दुनिया को इतनी तेजी से परमाणु युद्ध के डर तक धकेल सकती हैं, तो आज के इस डिजिटल और मिस इन्फॉर्मेशन वाले दौर में जब अगली बार कोई ऐसा संकट आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसे कैसे संभालेगी? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझने में एक बिल्कुल नया और साफ नजरिया मिला होगा।